इस्राएल के शहर शेजारिया में स्थित अपने घर पर हुए हमले से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरह से बौखला गए हैं और ईरान से नाराज हैं। बकौल बेंजामिन नेतन्याहू इसके लिए ईरान जिम्मेदार है, जिसका अर्थ साफ है दोस्तों, आने वाले दिनों में इस्राएल ईरान पर बड़े हमले की जमीन तैयार कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है बाज आओ, झूठ मत बोलो। ईरान ने बयान दिया है और उनके सुप्रीम लीडर खामेनी भी सामने उभर कर आए हैं। मगर एक बात स्पष्ट हो जाती है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, यह वो लम्हा है जब बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ था, मगर वो घर पर मौजूद नहीं थे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं बाकायदा आईडीएफ का एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और उसके आसपास एक ड्रोन उड़ता है। खबर यह है दोस्तों कि हिजबुल्लाह ने अपनी तरफ से 3 ड्रोन छोड़े थे। इनमें से 2 ड्रोन को आईडीएफ मार गिराता है, मगर एक ड्रोन शेजारिया में बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर आकर गिरता है। इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरह से बौखला गए हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा उनके बयान पर ईरान ने भी क्या कहा है, मगर सबसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आपके स्क्रीन पर, सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उनका यह बयान अंग्रेजी में है, मैं उसका अनुवाद करता चलूंगा। यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू यह कह रहे हैं कि ईरान के समर्थक हिजबुल्लाह द्वारा मेरे और मेरी पत्नी पर किया गया हमला एक बहुत भारी भूल थी। मैं या इस्राएल रुकने नहीं वाले हैं और अपने दुश्मनों के खिलाफ अपनी जंग को जारी रखेंगे। मैं बतलाना चाहता हूं कि जो कोई भी इस्राएल या इस्राएल के नागरिकों को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो इसकी भारी कीमत चुकाएगा। हम आतंकवादियों को खात्मे करने की अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे। हमारे जो बंधक इस वक्त गजा में कैद हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे। यहां तक कि उत्तरी सीमा में भी हमारे जो नागरिक फंसे हुए हैं, उन्हें भी हम वापस लाएंगे। इस्राएल अपने तमाम उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। आपको इस बयान की सबसे पहली पंक्ति पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों। बेंजामिन नेतन्याहू इसे निजी बना रहे हैं, इसे पर्सनल बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यह हमला उन पर और उनकी पत्नी पर हुआ, यानी कि यह व्यक्ति अपने निजी हितों के चलते इस पूरे इलाके को बर्बादी की तरफ धीरे धीरे ढकेल रहा है। आज बेंजामिन नेतन्याहू से कुछ सवाल किए जाने बहुत जरूरी हो जाने चाहिए। हर गुजरते दिन के साथ प्रधानमंत्री नेतन्याहू मामले को और बढ़ा रहे हैं, पारा और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू को क्या लगता है, इसका अंजाम उनके लिए क्या होगा? क्या उनके लिए इसका अंत सुखद होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कई नरसंहारों को अंजाम दिया है। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बौखलाहट का यह आलम है कि उनका अगला कदम क्या होगा, इस बात को लेकर भी अनिश्चितता है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, उनके इस बयान पर गौर कीजिए। जब याह्या सिनवार को मौत के घाट उतार दिया जाता है, हमास के कमांडर याह्या सिनवार को मौत के घाट उतार दिया जाता है, तब इस्राएली प्रधानमंत्री ने इस बयान में कहा था, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी कि खात्मे की शुरुआत है। यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि युद्ध खत्म होने वाला है, मगर जैसे ही उनके घर पर हमला होता है तो वो कहते हैं कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनका गुस्सा, उनकी बौखलाहट साफ तौर पर सामने उभर कर आती है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि बेंजामिन नेतन्याहू आगे क्या करने वाले हैं, शायद उन्हें खुद को नहीं पता है। क्योंकि जो मौजूदा निजाम है अमेरिका का, जिसके राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, वो परमाणु और तेल ठिकानों पर हमले के सख्त खिलाफ हैं। हालांकि उन्होंने इस्राएल को थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम दी है, वो इसलिए ताकि अगर ईरान फिर से हमला करे तो उसका जवाब देने के लिए इस्राएल तैयार रहे। मगर वो इस्राएल के हर हमले में उसका साथ नहीं देगा। इसलिए भी बेंजामिन नेतन्याहू में अनिश्चितता बनी हुई है और वो बौखलाए हुए हैं। आज से 1 साल पहले जब हमास ने बेकसूर इस्राएली नागरिकों पर हमला किया था, तो मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ थी। मगर उसके बाद इस्राएल ने गजा और लेबनान के बेकसूर नागरिकों पर जो युद्ध छेड़ा है, हम ये ना भूलें कि गजा में अब तक 20,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।
चंद हफ्तों पहले लेबनान पर हमला शुरू हुआ, वहां पर करीब 2000 से 2500 लोग मारे जा चुके हैं। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, कल भी करीब 73 लोग मारे गए। एक और हमले में 73 लोग मारे गए। आपके स्क्रीन पर एटलीस्ट 73 पीपल हैव बीन किल्ड इन एन इजरायली अटैक ऑन नॉर्थ गजा's बेत लाहिया। Many people remain trapped under rubble and the death toll is expected to rise. Gaza's government media office says at least 2 Israeli airstrikes hit Lebanon's capital Beirut in the early hours of Sunday morning, यानी आज सुबह सुबह 2 इस्राएली हवाई हमले होते हैं गजा के बेत लाहिया में, और यहां पर 73 लोग मारे जाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पर हमास का कोई लड़ाकू नहीं मारा जा रहा है, यहां पर हिजबुल्लाह का लड़ाकू नहीं मारा जा रहा है। यहां कौन मारा जा रहा है? यहां फाइटर्स नहीं, आम और बेकसूर नागरिक मारे जा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के सामने ढेरों मिसालें हैं। जब आप अत्याचार करते हैं तो आपका जो अंत होता है वो बुरा ही होता है। दुनिया के सामने इसकी ढेरों मिसालें हैं, मगर कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने राजनीतिक वजूद को बनाए रखने के लिए इस हमले को हर गुजरते दिन के साथ उग्र कर दिया है। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने इस्राएल के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि इस हमले के पीछे उनका हाथ नहीं है। आपकी स्क्रीन पर ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागी, उन्होंने कहा है कि इस्राएल की जो नींव है वो झूठ पर बनी है। ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। इस हमले के पीछे ईरान का हाथ नहीं है, अलबत्ता ईरान हिजबुल्लाह और हमास का साथ देता है। दोस्तों, इससे कई चीजें सामने उभर कर आ रही हैं। यह मत सोचिए कि ईरान नहीं डरा हुआ है, ईरान के मन में भी डर है। उसने इस्राएल पर हमला किया और अब इस्राएल लगातार कह रहा है कि हम एक ऐसा हमला करेंगे कि ईरान के होश फाख्ता हो जाएंगे। अब तक ईरान के तमाम शहरों में आम जनजीवन सामान्य तरीके से चल रहा है। इस तरह की खबरें पहले आ रही थी कि इस्राएल ईरान के परमाणु और तेल ठिकानों पर हमला कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ईरान पर एक जबरदस्त आर्थिक चोट पहुंचेगी। और इस आर्थिक चोट की गूंज जो है सिर्फ मध्यपूर्व नहीं, यहां भारत तक में सुनाई देने वाली है। यही वजह है कि ईरान के अंदर भी इस्राएल के अगले कदम, या यह कहा जाए बेंजामिन नेतन्याहू के अगले कदम को लेकर एक उत्सुकता है, एक नर्वसनेस है, और ईरान देख रहा है कि वो क्या कर सकता है। और मेरा मानना है दोस्तों, चूंकि अमेरिका आग में घी डालने का काम कर रहा है तो हालात बद से बदतर होते जाएंगे। हालांकि जो बाइडेन ने स्पष्ट कर दिया है कि इस्राएल को ईरान के परमाणु और तेल ठिकानों पर हमला नहीं करना चाहिए, मगर डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो अगला चुनाव जीत सकते हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक तरफ अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन जाते हैं और दूसरी तरफ इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, आप अंदाजा लगा सकते हैं जिन पर जिम्मा है सेतु का काम करने के लिए, शांति कायम करने के लिए, वही दुनिया को बर्बादी की तरफ ढकेल रहे हैं। और यह अपने आप में बहुत चिंताजनक है दोस्तों। जैसे ही हमास के कमांडर याह्या सिनवार की मौत की खबर आती है, और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं आईडीएफ के कमांडोज जो हैं वो खड़े हुए हैं और बीच में कथित तौर पर याह्या सिनवार की लाश जो है वो पड़ी हुई है। जैसे ये खबर आती है और जैसे ही इस्राएल के प्रधानमंत्री के घर पर हमला होता है, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई सामने आते हैं और उनका यह बयान आपके स्क्रीन पर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई सारे पोस्ट ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी ने किए हैं। खामेनी ने एक्स पर लिखा, हमास जिंदा था और जिंदा ही रहेगा। कमांडर याह्या सिनवार अपने शहीद साथियों के साथ शामिल हो गए। याह्या सिनवार जैसे व्यक्ति के लिए, जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक क्रूर शत्रु के खिलाफ लड़ाई की, उसके लिए शहादत से कम कुछ भी स्वीकार नहीं हो सकता। याह्या सिनवार हमास के शीर्ष नेता थे। हालिया इस्राएली हमले में उनकी मौत हुई थी। ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा, हमेशा की तरह हम फलस्तीनी मुजाहिदीनों और योद्धाओं के साथ खड़े हैं। मैं हमारे भाई याह्या सिनवार की शहादत पर उनके परिवार,
उनके साथियों और ईश्वर के मार्ग पर जिहाद के लिए समर्पित सभी लोगों को बधाई देता हूं और इस क्षति के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। वो आगे ये भी कहते हैं, याह्या सिनवार की मौत रेजिस्टेंस फ्रंट के लिए दुखद है, लेकिन शेख अहमद यासीन, फातेही शंकाकी, रंतीसी और इस्माइल हानिया के बाद यह मोर्चा रुका नहीं और याह्या सिनवार की मौत के बाद भी यह आगे बढ़ेगा। यह स्पष्ट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इस्राइल एक अरसे से हमास और हिजबुल्लाह के नेताओं को मौत के घाट उतार रहा है, मगर उनका यह आंदोलन बदस्तूर जारी है। उनके फाइटर्स अभी भी बदस्तूर लड़ रहे हैं, जिससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इस्राइल जितना भी ज्यादा हमला करेगा, हमास और हिजबुल्लाह उसी कड़ाई के साथ उसका जवाब देने वाला है। मगर अब बात जो है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है, परमाणु टकराव की तरफ भी बढ़ रही है, क्योंकि दुनिया ये सलीके से नहीं जानता कि ईरान की परमाणु ताकत क्या है। जी हां, खबरें इस बात को लेकर भी है कि किस तरह से पाकिस्तान और रूस की मदद से उसका अपना एक बॉम्ब तैयार है। हालांकि ये खबरें पूरी तरह से पुष्ट नहीं है। दूसरी तरफ याद कीजिएगा, रूस ईरान के समर्थन में आया था और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि किसी भी कीमत पर इस्राइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला ना करे, क्योंकि ईरान ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर दस्तखत किए हैं। IAEA ने उसके तमाम परमाणु साइट्स का मुआयना किया है और तमाम जो उसके परमाणु संयंत्र हैं या परमाणु साइट्स हैं वो सुरक्षित हैं। रूस इस वक्त ईरान के साथ खड़ा है और इस टकराव की बड़ी तस्वीर को आपको देखना पड़ेगा। एक तरफ रूस और दूसरी तरफ अमेरिका। हम ये ना भूलें दोस्तों, हाल ही में यूक्रेन और रूस में जो युद्ध हो रहा है उसमें भी एक तरफ रूस और एक तरफ अमेरिका। यही वजह है दोस्तों कि यूक्रेन जैसा देश रूस का सामना कर पा रहा है, मगर यहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और मेरा वादा है कि अपने मंच पर इस घटनाक्रम से जुड़ी तमाम खबरें मैं आप तक लाता रहूंगा। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।